नमस्ते दोस्तों, मैं घनश्याम अपने गुरुकुल ऑनलाइन एकेडमी में आप लोगों का स्वागत करता हूं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। आज हम हिंदी व्याकरण सीरीज का दूसरा टॉपिक है उसको देख रहे हैं, और ये जो दूसरा टॉपिक है आज उसका दूसरी क्लास है। पहले टॉपिक में हमने देखा वर्ण विचार का, उसको शुरू से लेके अंत तक लगभग 6 क्लास में उसको पूरा किया। उसके बाद ये जो दूसरा टॉपिक है यह संज्ञा की है। संज्ञा का हमने पहली क्लास में उसकी व्युत्पत्ति देखी, उसका व्याकरणिक अर्थ क्या होता है उसको देखा, और उसके बाद जो संज्ञा के भेद होते हैं हम सब उसके बारे में चर्चा किए। उसके बाद जो भेद होते हैं उसमें जो पहला भेद आया खुल के वह था व्यक्तिवाचक संज्ञा। हमने उनको देखा, और कहाँ कहाँ पर व्यक्तिवाचक संज्ञा होती है हमने उसको डीपली क्लास में अध्ययन किया। आज उसी क्रम में हमारा जो जातिवाचक संज्ञा है उसको लेकर आए हैं, उसको देखने का प्रयास करेंगे, और इसकी जो क्लास होगी बहुत ही डीपली और बहुत ही अच्छी प्रकार से होगी। बस आप लोग धैर्य बना के रखिएगा और प्रयास करिएगा कि साथ में समझ लें और इसका नोट्स जरूर बना लें, क्योंकि ये जो क्लास आज आप पढ़ रहे हैं, आज आप मेहनत कर रहे हैं, इसका बेनिफिट आपको एग्जाम में जरूर मिलेगा। क्योंकि हिंदी में कबीरदास जी एक दोहा कह गए हैं, उस दोहे के अनुसार अगर हम लोग चलें तब भी हम अपने कामयाबी पे जरूर पाएंगे। इसीलिए आज की जो क्लास है उसको हम समझेंगे और फिर बाद में उसको नोट करेंगे। इसीलिए आप लोग प्रयास करिए कि इसको समझें और इसको नोट करें। आज हमारा जो दूसरी क्लास में दूसरा हेडिंग होगा वह होगा जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा क्या होती है, कैसे होती है, इसको देखेंगे। संज्ञा का ऐसा रूप जहां पर एक ही वस्तु, एक ही प्रकार की व्यक्तियों का अगर बोध होने लगता है तो वहां पर जातिवाचक संज्ञा होती है। और कहां कहां पर जातिवाचक संज्ञा होगी उसको भी इसी क्रम में हम आगे देखेंगे। इसको समझने से पहले हम इसकी परिभाषा एक बार नोट कर लेते हैं, फिर इसको हम धीरे धीरे समझेंगे और इसको अपने नोट्स बुक में आप लोग नोट करेंगे। तो इसकी परिभाषा होगी, जिन शब्दों, आप लोग नोट करिए, जिन शब्दों से किसी जाति, अब जाति कैसे होगी अभी आपको समझाते हैं। जाति कोई प्रजाति हो, प्रजाति, वर्ग, समुदाय, आदि का बोध होता है, उन शब्दों में जातिवाचक संज्ञा होता। अब आप लोग समझने का प्रयास करिए। जिन शब्दों से संज्ञा जो होती है वह नाम का बोध कराती है। जब संज्ञा आती है, जैसे संज्ञा जब आती है, अगर वह पर्सनल किसी एक व्यक्ति, किसी एक वस्तु, किसी एक स्थान का बोध कराने लगता है तो हम उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत रखते हैं।
अगर यही संज्ञा, यही नाम किसी जाति का, किसी प्रजाति का, किसी वर्ग का, किसी समुदाय का बोध कराने लगती है तो हम उस संज्ञा को जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत रखते हैं। फिर से समझने का प्रयास करिए। संज्ञा का शाब्दिक अर्थ होता है या व्याकरणिक अर्थ होता है नाम। अगर यह नाम किसी एक व्यक्ति, किसी एक वस्तु, किसी एक स्थान, किसी एक पर्सनल पुस्तक के नाम का जब बोध कराने लगती है तो उस व्यक्ति, वस्तु, स्थान को, नाम को हम क्या कहते हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जब यही नाम किसी जाति का, किसी प्रजाति का, किसी समुदाय का, किसी वर्ग का बोध कराने लगता है तो हम वहाँ पर जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत रखते हैं। ठीक है। और जैसे अगर देखा जाए, जैसे अब उदाहरण से हम समझने का प्रयास करते हैं, जैसे नदी, और जैसे में अगर देखा जाए जल, अगर आगे बढ़ते हैं तो पुस्तक, फिर इसके बाद गाय, भैंस, बहन, भाई। अगर समुदाय देखा जाए तो समाजवाद, गांधीवाद, अगर किसी प्रजाति का देखा जाए तो कोई फूलों की अगर प्रजाति है तो फूल आदि। मतलब जिन शब्द से, जिस नाम से किसी जाति का, किसी प्रजाति का, किसी वर्ग समुदाय का आदि का बोध होने लगता है तो वहाँ पर आप लोग बताएंगे वहाँ पर जातिवाचक संज्ञा होती है। जैसे कि नदी कहने से हमें पर्सनल एक नदी का बोध नहीं हो रहा है, हमें कई सब जितनी नदियां हैं सबका बोध हो रहा है, इसीलिए यहाँ पर जातिवाचक संज्ञा होती है। जल कहने से हमारा तात्पर्य होगा अगर वह चाहे जैसा जल हो, चाहे वो ठंडा हो, चाहे गर्म हो, चाहे खारा हो, चाहे मीठा हो, चाहे लवणी हो, चाहे जिस प्रकार का जल हो, जब हम जल कहते हैं तो हमें सभी प्रकार के जल का बोध होता है, इसीलिए यहाँ पर जातिवाचक संज्ञा होगी। पुस्तक कहने से सभी प्रकार की पुस्तक होती हैं, चाहे वो साइंस की हो, चाहे मैथ की हो, चाहे हिंदी की हो, चाहे ETC, चाहे जो हो, सभी पुस्तकों का बोध होता है। जैसे गाय कहने से एक प्रकार की प्रजाति का बोध होता है कि मतलब ये गायों की प्रजाति है और सभी प्रकार उसमें सभी गायें आ जाती हैं। उसी प्रकार से बहन, उसी प्रकार से भाई, बहन कहने से सभी प्रकार की बहनों का बोध होता है, भाई कहने से सभी प्रकार के भाइयों का बोध होता है। अगर समाजवाद कहने से हमने बताया था जिन शब्दों से किसी जाति, प्रजाति, वर्ग, समुदाय, समाजवाद लोग कहते हैं ना, ये समाजवादी हैं, कहने का तात्पर्य होता है कि यह पूरे इनकी जाति मतलब समाजवादी है, यह गांधीवादी है। ठीक है, इसीलिए यहाँ पर क्या नाम है, जातिवाचक संज्ञा होती है। एक दूसरी परिभाषा है, उसको भी नोट कर लेते हैं साथ में। दूसरी परिभाषा उसको भी एक बार देख लेते हैं। जिन संज्ञाओं से एक ही प्रकार की वस्तु एक ही प्रकार की वस्तु अथवा व्यक्ति, एक ही प्रकार की एक ही प्रकार की वस्तुओं अथवा
व्यक्तियों का बोध होता है, बोध हो तो वहाँ जातिवाचक संज्ञा होता है। आप लोग समझने का फिर से प्रयास करिएगा। हमने बताया कि कोई ऐसा नाम जहाँ पर प्रजाति हो, जाति हो, वर्ग हो, समुदाय हो का बोध होता है। लेकिन जैसे अगर जाति कहें तो एक ही प्रकार की जात हो, जैसे गाय कहते हैं, उसकी जो होती है एक ही प्रकार की होती है, एक ही प्रकार की प्रजाति होती है। उसी प्रकार इस परिभाषा में वही स्पष्ट किया गया है, जिन संज्ञाओं से एक ही प्रकार, आप लोग यहाँ ध्यान दीजिएगा, एक ही प्रकार की वस्तुओं अथवा व्यक्तियों का बोध हो तो वहाँ पर जातिवाचक संज्ञा होता है। ये परिभाषा आप लोग नोट करिए और इसको समझने का प्रयास करिए। एक बार फिर से समझाने का प्रयास करते हैं। संज्ञा का शाब्दिक अर्थ या व्याकरणिक अर्थ अगर देखा जाए तो उसका अर्थ होता है नाम। क्या अर्थ होता है? नाम। अगर वह नाम किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान का कराता है लेकिन वह व्यक्ति वस्तु एक हो तो वहां पर व्यक्तिवाचक संज्ञा होती है। अगर वही व्यक्ति, वही नाम किसी जाति का, कोई प्रजाति का, कोई वर्ग का आदि जो प्रकार की जो को बोध कराने लगता है वह लेकिन एक ही प्रकार का हो, अगर जात उसकी है गाय है तो सभी गायें हो, को बोध जब कराता है तो वह जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आता है। जैसे अगर कहें तो नदी, जल, पुस्तक, गाय, भैंस, बहन, भाई, समाजवाद, गांधीवाद, फूल। अभी केबीएस में एक प्रश्न बना था कि लेखक जो है, लेखक संज्ञा के किस रूप में आता, संज्ञा के किस किसके अंतर्गत आता, संज्ञा के किस भेद के अंतर्गत आता है? तो आप लोग बताएंगे जो लेखक है, लेखक कहने से सभी लेखकों का बोध होने लगता है, तो यह जो लेखक है यह जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आता है या आएगा। अब देख लेते हैं निम्नलिखित में से अब देखते हैं कहां कहां पर जातिवाचक संज्ञा होती है। अब हमारी हेडिंग होने वाली है जो निम्नलिखित में जातिवाचक संज्ञा होता है। अब देखिए, निम्नलिखित में जातिवाचक संज्ञा होती है। कुछ ऐसे शब्द हैं जहां पर हमेशा हमेशा जातिवाचक संज्ञा होती है। जैसे पहला हम देखते हैं पशु का नाम। पशु का नाम, अगर कोई पशु का नाम पूछे, जैसे कहे गाय, भैंस, कुत्ता और बकरी, ऊंट, जब अगर प्रश्न पूछे कि गाय में संज्ञा का किस भेद के अंतर्गत आएगा तो आप लोग बताएंगे गाय जो है संज्ञा के जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आएगा। अब उसके बाद जो दूसरी हेडिंग होने वाली है, क्या नाम है? पक्षी के नाम। पक्षी के नाम, जो पंछियों के नाम आते हैं वो भी किसके अंतर्गत आते हैं? तो आप लोग बताइएगा जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आता है। जैसे मोर, कोयल, उल्लू और तोता etc। कोई भी पक्षी हो वह किसके अंतर्गत आएगा? तो आप लोग स्पष्ट रूप से कहिएगा कि वह जो जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आएंगे। उसके बाद देखते हैं हमारी जो तीसरी हेडिंग होने वाली है,
फल व सब्जी के नाम। जो फल और सब्जी के नाम आएंगे वो भी किसके अंतर्गत आएंगे, तो आप लोग बताइएगा जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आएंगे, जिसमें से फल हमारा आम हो जाएगा, केला, और क्या नाम है, और बहुत से ऐसे फल हैं जो इसके अंतर्गत आते हैं। और उसके बाद जैसे कोई सब्जी हो गई, भिंडी हो गई और नींबू हो गया, ये जो आ रहे हैं यह जो जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आएंगे। उसके बाद किसी पुष्प का नाम, पुष्प का नाम, पुष्प का नाम, अगर कोई पुष्प का नाम दे, जैसे गुलाब दे दे, और क्या नाम है, कमल दे दे, और क्या नाम है, रात रानी, जैसे चमेली हो गई, चमेली हो गई, रात रानी हो गई, ऐसे जो फूल आते हैं वह संज्ञा के किस रूप के अंतर्गत आएंगे। और यह जो है संज्ञा के जातिवाचक संज्ञा के जो भेद है जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आएंगे। इस प्रकार से हम लोग देख रहे हैं कि क्या नाम है, कहाँ पर जातिवाचक संज्ञा होता है। अब एक हेडिंग है जो बहुत ध्यान देने योग्य है, आप लोग उसको ध्यान दीजिएगा, क्योंकि यहाँ से प्रश्न अब ज़्यादा बनते हैं। जैसे वह हमारी 5वीं हेडिंग होगी, उस 5वीं हेडिंग, ये 5वां हेडिंग, जैसे पद का नाम, पद का नाम, जो पद का नाम होगा वह भी किसके अंतर्गत आएगा, तो आप लोग बताइएगा। जब पद का नाम होता है वह जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आता है, जैसे राज्यपाल, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, क्या नाम है, शिक्षक, ये जो होते हैं यह संज्ञा के जातिवाचक जो संज्ञा होती है उसके अंतर्गत आते हैं। हमारा इसके बाद पद का नाम जो होता है, जैसे इसमें राज्यपाल होगा, राज्यपाल, शिक्षक होते हैं, शिक्षक कहने से सभी प्रकार के शिक्षकों का बोध होता है, चाहे वो प्राइमरी हो, चाहे एडेड का हो, चाहे टीजीटी से हो, चाहे पीजीटी से, सभी प्रकार के बोध होते हैं। इसीलिए शिक्षक को हम किसके अंतर्गत रखते हैं, तो आप लोग बताइएगा जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत। फिर उसके प्रधानमंत्री, प्रधानमंत्री, और जैसे राष्ट्रपति, राष्ट्रपति, ये जो पद के नाम होते हैं किसके अंतर्गत आते हैं, तो आप लोग बताइएगा जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत। उसके बाद विचारधारा, जो हमारी 6ठी हेडिंग होने वाली है, यह 6ठी हेडिंग होने वाली है विचारधारा का नाम। जैसे कोई भी विचारधारा वाले होते हैं, जैसे विचारधारा का नाम, जैसे कोई भी विचारधारा वाले हो, जैसे होते, जैसे गांधीवादी, गांधीवाद, समाजवाद, मार्क्सवाद, ऐसे ये जो विचारधाराएं होती हैं, विचारधारा के जो नाम होते हैं, उसको हम संज्ञा के जातिवाचक जो संज्ञा भेद होते हैं उसके अंतर्गत रखते हैं। जैसे कि समाजवाद, साम्यवाद, गांधीवाद, मार्क्सवाद। आप लोगों से प्रश्न पूछ सकता है कि जो समाजवाद है संज्ञा के किसके अंतर्गत आएगा, तो वहां आप स्पष्ट रूप से बता सके कि यह जो समाजवाद है या गांधीवाद है या मार्क्सवाद है, यह जो संज्ञा का जो भेद है जातिवाचक संज्ञा उसके अंतर्गत आता है। उसके बाद हम आगे देखते हैं संप्रदाय का नाम। कोई ऐसा संप्रदाय हो जिसको हम विशेष रूप से जानते हैं, उसको भी जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत रखते हैं, जैसे वैष्णव मत, जैन संप्रदाय, बौद्ध संप्रदाय और शैव संप्रदाय। ये सब जो संप्रदाय होते हैं वह संज्ञा के जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। जैसे कि हम देखते हैं वैष्णव संप्रदाय, जैन संप्रदाय, बौद्ध संप्रदाय, उसके बाद शैव संप्रदाय। ये जो संप्रदाय होते हैं वह जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत है, क्योंकि एक संप्रदाय में एक से अधिक लोग इसमें जुड़े हुए होते हैं
और एक समुदाय का ही बोध कराता है, इसीलिए एक क्या नाम संप्रदाय का बोध करा रहा, इसीलिए हम इसको क्या नाम है संज्ञा का जो भेद होता है, दूसरा भेद जातिवाचक संज्ञा, उसके अंतर्गत रखते हैं। यहाँ ध्यान देने योग्य बातें हैं, क्योंकि आप लोगों से डायरेक्ट प्रश्न पूछ सकता है कि शैव संप्रदाय संज्ञा के जो भेद होते हैं किसके, संज्ञा के भेद के किसके अंतर्गत आएगा, तो आप लोग स्पष्ट रूप से वहाँ बता सकें यह जो है जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आता है। उसके बाद देखते हैं मिठाइयों के नाम। जो हमारी मिठाइयों के नाम होते हैं जैसे कि जलेबी हो गया, लड्डू हो गया और अनेक जो मिठाइयाँ होती हैं, कलाकंद हो गया, वह किसके अंतर्गत रखते हैं, तो वो भी क्या नाम है जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत रखते हैं। तो हमारी हेडिंग है मिठाइयों के नाम। मिठाइयों के नाम। अब मिठाइयों के नाम में जैसे कलाकंद, कलाकंद एक मिठाई है, कलाकंद। उसके बाद जलेबी, लड्डू, आदि जो होते हैं इसको किसके अंतर्गत रखते हैं, तो आप लोग बताइएगा जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत। उसके बाद मसालों के नाम। मसालों के नाम, जो मसालों के नाम होते हैं वो भी क्या नाम है जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं, जैसे कि लौंग, इलायची, मिर्च और नमक। ये सब किसके अंतर्गत आएंगे, तो आप लोग बताइएगा कि जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आएंगे। इस प्रकार से हमारा जो हिंदी व्याकरण की दूसरा टॉपिक संज्ञा और संज्ञा के भेद में हम लोग दो प्रकार की जो भेद होते हैं, 5 प्रकार के भेद में 2 प्रकार के भेद को हम लोग पढ़ चुके हैं। पहला हम लोग पढ़े हैं जातिवाचक और व्यक्तिवाचक पढ़ चुके हैं। अब उसी क्रम में हम तीसरी हमारी हेडिंग होने वाली है समूहवाचक या समुदायवाचक। पहले हम हेडिंग नोट कर लेते हैं। हमारा हेडिंग है तीसरी समूहवाचक या समुदायवाचक। समुदायवाचक संज्ञा आप लोग समझने का प्रयास करिएगा। अभी हम आप लोगों से बताए हैं कि जो संज्ञा होता है वह नाम का बोध कराता है। अगर वह नाम एक वस्तु, एक स्थान, एक पुस्तक के नाम को व्यक्त करता है तो वहाँ पर व्यक्तिवाचक हो जाता है। जब कोई और नाम किसी जाति का, किसी समुदाय का, किसी वर्ग का बोध कराने लगता है तो वहाँ पर जातिवाचक होता है। जब कोई ऐसा शब्द, कोई ऐसा नाम हम प्रयोग करने लगते हैं और जैसे ही प्रयोग करते हैं तो वो हमें समूह या समुदाय का बोध कराने लगता है। जहाँ पर लोगों की ज़्यादा समूह होता है का बोध कराने लगता है, वहाँ पर समूहवाचक या समुदायवाचक होता है, समुदायवाचक संज्ञा होती है। जैसे कुछ ऐसे शब्द हैं जिसका हम प्रयोग करते ही हमारे मन में, हमारे जीवा में, हमारे विचार में एक बैठ जाता है, ये तो एक से ज़्यादा लोग यहाँ पर हैं। जब ये बैठ जाता है तो हमारे ये तय हो जाता है कि ये तो संज्ञा के जो भेद हैं ये उस क्या नाम है तीसरे भेद में जाएगा, यानी कि समूहवाचक के अंतर्गत आएगा। पहले परिभाषा नोट करते हैं, फिर देखते हैं वो कौन कौन से शब्द हैं जो इसके अंतर्गत आते हैं, कौन कौन से नाम हैं, उसको हम एक बार लिख लेंगे और उसको 2 से 3 बार रिवीजन करेंगे। वो हमारे मन में, हमारे विचार में बैठ जाएंगे और यहाँ से जो प्रश्न बनेंगे आप लोग उसको गलत नहीं करेंगे। सिर्फ आप परिभाषा नोट करिए, फिर वो शब्द को हम उस नाम को लिख लेते हैं, फिर उसके बाद जो हमारी क्लास होगी आज की यही ख़त्म होने वाली है। तो आप पहले परिभाषा नोट करिए। जिन शब्दों से प्राणियों, जिन शब्दों से प्राणियों, वस्तुओं
जिन शब्दों से प्राणियों, वस्तुओं आदि के समूह का बोध होता है, उन शब्दों में समूहवाचक संज्ञा होता है। देखिए, कोई ऐसा नाम हो जिसका हम प्रयोग करते ही हमारे मन में, हमारे विचार में समूह का बोध होने लगता है, वहां पर समूहवाचक संज्ञा होती है। अब वो कौन कौन से शब्द हैं कि जिसको कहने से ऐसी धारणा हमारे मन में आने लगती है, उसको देख लेते हैं। जैसे कुछ शब्द हैं, आप लोग उसको नोट करिए। दल, दूसरा सेना, तीसरा कक्षा, चौथा जत्था, पांचवा पुलिस, फिर उसके बाद आगे छठा क्या नाम है, पुंज, गिरोह। उसके बाद आगे देखते हैं मंडल, उसके बाद मंडल के बाद वृंद, टीम। उसके बाद आगे देखते हैं जत्था और जुलूस रुका है। किसकी रचना है, आप लोग कमेंट में जरूर बताइए। और गढ़, गुच्छा और समिति। फिर उसके बाद सभा, समास, उसके बाद परिषद और श्रृंखला, उसके बाद झुंड, उसके बाद घौद। लोग, समुच्चय, ये जो शब्द हैं, इसको कहने से हमें एक समूह का बोध होने लगता है। जब समूह का बोध होता है तो वहां पर समूहवाचक संज्ञा होती है। ठीक है, इस प्रकार से हम संज्ञा के दो भेद इस क्लास में पढ़े। पहले क्लास में हमने देखा, संज्ञा की उत्पत्ति देखी, संज्ञा का अर्थ देखा, संज्ञा का व्याकरणिक अर्थ देखा जो हम लोग पढ़ रहे हैं, जिसके माध्यम से उसके भेद देखे, कितने भेद होते हैं। फिर उस भेद में हमने पहला भेद देखा था व्यक्तिवाचक। एक बार फिर से समझने का आप लोग प्रयास करिएगा। संज्ञा का शाब्दिक अर्थ होता है नाम। जब कोई ऐसा नाम आ जाता है जहां पर एक व्यक्ति, वस्तु, स्थान का बोध होने लगता है, तो वहां पर व्यक्तिवाचक होता है। जैसे इलाहाबाद, प्रयागराज जिसे हम कहते हैं। प्रयागराज, यूपी टेट में एक बार प्रश्न पूछा कि प्रयागराज संज्ञा के किस भेद के अंतर्गत आता है, तो आप लोग बताइएगा कि व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आएगा। और उसके बाद दिल्ली, कोलकाता, मुंबई, रामायण की पुस्तक जो होती है, रामायण, महाभारत, और किसी व्यक्ति का नाम जैसे घनश्याम हो गया, मोहन हो गया, श्याम हो गया, ETC का बोध होने लगता है, तो वहां पर व्यक्तिवाचक संज्ञा होती है। उसके बाद हमने दूसरा देखा, क्या नाम है दूसरा हमारा था जातिवाचक। कोई ऐसा नाम हम जब बोलते हैं तो वह नाम जो किसी समुदाय का, किसी प्रजाति का और किसी ऐसे
समूह का बोध कराने लगता है, जिसको हम ऐसे का बोध कराने लगता है जो एक मतलब एक ही समूह के होते हैं। इसीलिए वहाँ पर एक जाति का बोध होने लगता है, इसीलिए वहाँ पर जातिवाचक संज्ञा होती है। जैसे बहन, भाई, जैसे कि जात में अगर देखा जाए तो यादव, निषाद, सिंह, पांडे और ईटीसी जो ऐसे शब्द हैं, वहाँ पर जातिवाचक संज्ञा होती है। और देखिए, और कुछ ऐसे भी शब्द होते हैं, संज्ञा का शाब्दिक अर्थ ही होता है नाम। कुछ ऐसे नाम होते हैं जब हम उसका प्रयोग करते हैं तो हमें एक समूह या समुदाय का बोध होने लगता है, तो वहाँ पर समूहवाचक या समुदायवाचक संज्ञा होती है। जैसे गढ़, कच्छा, पुलिस, लोग, भीड़, ये सब जैसे शब्द, ये सब शब्दों का प्रयोग करते हैं तो एक समूह का बोध होने लगता है, तो वहाँ पर क्या नाम है, समूहवाचक संज्ञा होती है। उसी क्रम में हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि जो संज्ञा का चौथा भेद होने वाला है द्रववाचक संज्ञा। कोई ऐसा नाम आ जाए जिसको कहने से हम जब उसका बोध, हम उसका नाम लें तो हम लोगों के विचार में एक शब्द आने लगता है, ये तो क्या नाम, इसको नापा और तौला भी जा सकता है। जब ये विचार आने लगता है तो वहाँ पर द्रववाचक या पदार्थवाचक संज्ञा होती है। इसी क्रम में एक पांचवा जो भेद होने वाला है वह भाववाचक होगा। कौन सा भेद होगा, भाववाचक। कोई ऐसा नाम लेंगे, उस नाम को बोलते ही हमारे मन में, हमारे विचार में एक फीलिंग वाला जो भाव होने लगता है, वहां पर भाव का भाववाचक संज्ञा होती है। जैसे बुढ़ापा, ईटीसी, ऐसे बहुत से शब्द हैं जो क्या नाम है, भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। इस क्लास को हम यहीं ड्रॉप करते हैं, यहीं खत्म करते हैं। अगली क्लास में जो संज्ञा के दो भेद बचे हैं उसको हम डीपली अध्ययन करेंगे। कल की क्लास हमारी जो क्या नाम है, हिंदी व्याकरण सीरीज का दूसरे टॉपिक का जो क्लास होगी, कल संज्ञा वाला टॉपिक खत्म होगा। तब तक के लिए आप लोग दोनों क्लास को एक नोट्स बनाकर तैयार करिए और इसको समझने का प्रयास करिए, और फिर उसके बाद आप लोग इससे बनने वाले प्रश्न जो होंगे अपने सामने रखिए और सॉल्व करिए। मैं उम्मीद करता हूँ, मैं आपको उम्मीद दिलाता हूँ, आप लोगों का प्रश्न एक भी गलत होने वाला नहीं है। सिर्फ कुछ उदाहरण और भी हैं जो आप लोगों को इकट्ठा करके पढ़ना होगा। हम कुछ उदाहरण दे रहे हैं, लेकिन कुछ और भी उदाहरण हैं व्यक्तिवाचक में, जातिवाचक में, समूहवाचक में और क्या नाम, भाववाचक में, द्रववाचक में रहेंगे, जो आप लोगों को इकट्ठा करके पढ़ लेना है। और मैं उम्मीद दिलाता हूँ आप लोगों का 100 में से 100 सही होने वाला है। आप लोग बने रहिए, अपने अंदर एक ज्योतिपुंज का प्रकाश लाइए और अपने टारगेट को, अपने लक्ष्य को प्राप्त करिए। तब तक के लिए नमस्ते, थैंक यू दोस्तों।